Hello Medicos, I'm Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी सीखेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी इज अ 10 मार्क्स एज वेल एज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स के लिए पीएसएम में एपिडेमोलॉजी जो है फिक्स होता है कि एपिडेमोलॉजी से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। देन इट कैन बी एनी। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरी फ्रेंड्स को, मेरे क्लासमेट्स को एपिडेमोलॉजी बहुत डिफिकल्ट जाता है। सो देन आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन एपिडेमोलॉजी एज आई लव एपिडेमोलॉजी, आई लव पीएसएम। एंड सो आज की वीडियो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी। ये मेरे पर्सनल नोट्स है जो मैंने रेफ़र किए हैं, के पार्क से मैंने रेफ़र किया है और मैंने बहुत ही सॉर्ट आउट करके मैंने बहुत छोटा सा बनाया है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आज के इसमें हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी। तो जब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी की बात आती है तो हमें तीन चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए, टाइम, प्लेस और पर्सन। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी में। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज कंसर्न्ड विथ ऑब्जर्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या आ गया, प्लेस। और हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन क्या आ गया, पर्सन। एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टर विथ विच द डिजीज इस क्वेश्चन सीम्स टू बी एसोसिएटेड, मतलब वो किस टाइम पे आ रहा है। तो डेफिनेशन में ही सब कुछ है। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी क्या होता है, ये पहला फेज होता है एपिडेमोलॉजिकल। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी, तो उसमें पहली स्टडी जो है वो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी। तो उसमें क्या आता है, ऑब्जर्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज, कहाँ कहाँ ये डिजीज फैला हुआ है। हेल्थ रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है, वो कितने हेल्थी है, वो कितने ससेप्टेबल है किसी डिजीज़ को। एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक विद द डिजीजेस क्वेश्चन सीम्स टू बी एसोसिएटेड। अब सच स्टडीज बेसिकली आंसर तीन क्वेश्चन मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं। व्हेन इज द डिजीज अकरिंग, मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर इज द डिजीज अकरिंग, मतलब प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हु इज गेटिंग अफेक्टेड, हु इज गेटिंग द डिजीज, यानी पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हु, ये तीन चीज़ें आती है। अब इसकी प्रोसीजर क्या है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी की। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमोलॉजी में 6 स्टेप्स है। अब हम एक एक स्टेप इन डिटेल लेंगे। पहला है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिफाइन करना। नेक्स्ट इज द डिफाइनिंग द डिजीज अंडर द स्टडी। नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग द डिजीज। डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। मेजरमेंट ऑफ डिजीज, compiling with known indices, formulation of an etiological hypothesis। अब पहला क्या है, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन। अब हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, पॉपुलेशन बेस। तो बेस हमारा क्या होगा, ये पिज्जा केस में हमारा बेस क्या है, पॉपुलेशन बेस। तो इसमें हमें पहले पॉपुलेशन बेस करना होगा। अब हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करना होगा कि हाँ, ये XYZ पर्सन का ये जो ग्रुप है, हम इसको स्टडी करने वाले हैं। इन टोटल, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर, सिर्फ नहीं कि ये X 1 2 3 नंबर्स, इतना ही नहीं, बल्कि वो जो पॉपुलेशन हम डिसाइड कर ले रहे हैं उसका एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द स्टडी। उसका पूरा इन डिटेल कि वो पॉपुलेशन में ये एज ग्रुप के इतने लोग हैं, फीमेल इतने हैं, मेल इतने हैं, इतने लोग ये ऑक्यूपेशन करते हैं, इतने लोग वो ऑक्यूपेशन, इतने लोग हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, उनका कल्चर क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें एपिडेमोलॉजिकल स्टडी के लिए ज़रूरी है वो सब। Then the defined population need to be large enough so that the age, sex and other specific rates are meaningful। अब हम जो पॉपुलेशन ले रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन ले रहे हैं, वो उतनी बड़ी होनी चाहिए कि हम उसको डिवाइड कर सकें। नहीं तो बोले 10 to 30 के ग्रुप का तो एक ही बच्चा है, 25 to 40 के बीच के अडल्ट सिर्फ 10 ही है। नो, देट शुड बी क्वांटिटी में होने चाहिए।
Okay, the community chosen should be stable without migration into or out of the area. जो हम community select कर रहे हैं, जो भी select कर रहे हैं इतना population, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने अभी लोग थे, इतना कुछ लोगों ने बाहर चले गए, कुछ लोग अंदर आ गए. नहीं, ये जो population है ये stable होनी चाहिए ताकि हमारा जो result है वो proper आ सके. अब ये हो गया defining the population. अब defining the disease under study. डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी में क्या आता है? once the population to be studied is defined or specified, one must then define the disease or condition being investigation. अब हमने डिसाइड कर लिया, हाँ हम ये XYZ का ये पॉपुलेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब पॉपुलेशन हो गया, अब क्या करना है हमें? डिजीज स्टडी, जो डिजीज स्टडी करना है उसको डिफाइन करना है. अब उसकी डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए? कितनी प्रिसाइज होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए टू अनेबल हिम टू आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज फ्रॉम दोज हु डू नॉट. तो हमें वो एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन चाहिए और एक वो वैलिड चाहिए. नहीं ऐसी बीपी एकदम हाई हो गया सो द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव. नो, उसका एक प्रॉपर वो प्रिसाइज भी होनी चाहिए, वो वैलिड भी होनी चाहिए. उसमें प्रॉपर टेस्ट किए जाने चाहिए और उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि ये लोगों को डिजीज़ है और ये लोगों को डिजीज़ नहीं है. ऐसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा. The diagnostic method for use in epidemiology must be acceptable to the population to be studied and applicable to their use in large population. Also जो हमें diagnostic test करनी है, मानो blood test करनी है, उसके लिए सबको blood sample देना पड़ेगा. बट वहाँ की population willing नहीं है कि हमें blood sample नहीं देना है. So it should be that proper कि वो लोग भी accept करें कि हाँ आप ये हमारे ऊपर investigations कर सकते हो. और ये क्या हो सकता है, और ऐसे भी होनी चाहिए कि जो हम large population में easily कर पाए. नहीं तो क्या, अगर हमने रख दिया पेट स्कैन फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, अगर हम हर इसका पेट स्कैन करने लिए, इट्स नॉट अफोर्डेबल, बहुत कॉस्ट चली जाएगी. सो इट शुड बी एप्लीकेबल इन द यूज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. कितना भी पॉपुलेशन हो हमें इजीली होना चाहिए. नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग द डिजीज. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ देन डिस्क्राइबिंग द डिजीज. पहला होगा डिफाइन कर लिया हमने डिजीज को, अब हमें डिस्क्राइब करना होगा, उसे इन डिटेल बताना होगा कि क्या है. द primary objective or descriptive is to describe the occurrence and distribution of disease by time, place and person and identifying those. तो primary objective क्या है एपिडेमियोलॉजी का? तो कहाँ पर डिजीज हो रही है, कहाँ डिजीज हो रही है और कब हो रही है, कहाँ हो रही है, टाइम, प्लेस और पर्सन बताना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का. तो उसके लिए हम अब डिस्क्राइब करेंगे डिजीज को टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सन. टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वो पैटर्न निकालेंगे हम डिजीज का. हाँ ये XY, ये ABC, ये AB डिजीज है ना, ये हर साल एनुअली सिर्फ समर के मंथ में आता है. सो ये हो गया उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन. So the pattern of disease must be described by the time of its occurrence, that is by week, month, year, day of the week, hour of the onset. ऐसे हम उसे टाइम वाइज हमें डिस्क्राइब करना होगा वो डिजीज को. द एपिडेमियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 3 काइंड्स ऑफ टाइम ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशन. 3 टाइप्स के मिले एपिडेमियोलॉजी का: शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. सो यू डोंट नीड टू डिफाइन दिस इन डिटेल. यूजुअली शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पर आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो हम अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. सो यू डोंट नीड टू डिफाइन ऑल द थिंग्स सो मच इन बिग डिटेल. तो टाइम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना लिखा इज इनफ. नाउ प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन. प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? द जियोग्राफिकल स्टडीज हैव प्रोफाइनली इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज, इट्स नेचर, डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स रिलेशन टू सब्सिक्वेंट पैथोलॉजी. तो जियोग्राफिक स्टडीज ने बताया कि हाँ ये डिजीज इस एरिया में ज़्यादा होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ का वेदर वैसा होता है जो कि वो डिजीज को इजीली ग्रो करने में हेल्प करता है. सो दिस इज द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन. अब आ गया पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सन इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज द डिजीज इज फर्दर कैटेगराइज्ड डिफाइनिंग द पर्सन हु डेवलप्स द डिजीज. मतलब कौन ज़्यादा ससेप्टेबल है बाय एज, ये एज ग्रुप के लोग ज़्यादा ससेप्टेबल है. सेक्स, सो फीमेल्स आर मोर ससेप्टेबल देन मेल्स. ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन में जो लोग रहते हैं उनका ज़्यादा रहता. मेंटल स्टेटस, हैबिट, सोशल क्लास. सो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो लोग उस डिजीज को ज़्यादा ससेप्टेबल है, उनको, जिन लोगों को वो डिजीज ज़्यादा हो सकता है.
Now, the factors does not necessarily represent etiological factors, but they contribute a good deal to our understanding of the natural history of disease. अब ये जो factors है ये necessarily नहीं कि etiology बताएंगे कि हाँ ये एज ग्रुप के लोगों को ही होता नहीं, बट ये हमें हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मतलब वो डिजीज कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में और दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में आ रहा है. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आता है 5 मार्क्स के लिए, इसके लिए हम एक अलग वीडियो देखेंगे. सो नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ डिजीज. अब आ गया चौथा मेजरमेंट. पहला क्या किया हमने, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन को डिफाइन किया, फिर हमने डिजीज़ को डिफाइन किया, फिर हमने डिजीज़ को डिस्क्राइब किया. अब डिस्क्राइब हो गया, सब आ गया, पॉपुलेशन आ गया, डिजीज़ आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया. अब आ गया उसका मेजरमेंट. हम उसको मेजर करेंगे कि वो कितने एक्सटेंट तक है. टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजीज़ इन द पॉपुलेशन. टू हैव अ क्लियर पिक्चर कि हाँ कि इतना डिजीज़ फैला हुआ है ये पॉपुलेशन में. द इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी. तो अब मॉर्बिडिटी में भी 2 एस्पेक्ट है, इंसिडेंस है और प्रीवैलेंस है. अब हम मेजरमेंट कैसे करेंगे डिजीज की, बेस्ड ऑन मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी. अब मॉर्बिडिटी के 2 एस्पेक्ट है. जब ये मॉर्बिडिटी की बात आती है तो इसमें 2 एस्पेक्ट आते हैं, इंसिडेंस और प्रीवैलेंस. तो इंसिडेंस मतलब क्या है, सिर्फ इंसिडेंस और प्रीवैलेंस भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके लिए हम अलग वीडियो देखेंगे. बट मैं आपको अभी शॉर्ट में बताती हूँ इंसिडेंस क्या है. इंसिडेंस मतलब नंबर ऑफ ओनली न्यू केसेस, जिसमें सिर्फ जो नए केसेस आए हैं सिर्फ उतने नंबर्स. और प्रीवैलेंस मतलब जो पुराने केसेस है वो प्लस जो नए केसेस आए हैं वो. तो इंसिडेंस मतलब जो सिर्फ नए केसेस, ओनली न्यू, एंड प्रीवैलेंस मतलब न्यू प्लस ओल्ड. ऐसे मैंने याद रखा है, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, वो आगे से आगे डिटेल में देखेंगे. तो इंसिडेंस को गिनने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ का यूज़ करते हैं. और प्रीवैलेंस को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ का यूज़ करते हैं. अब लॉन्जिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल क्या है. अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन single examination of a cross section of population at one point in time, the result of which can be projected on the whole population providing the sampling has been done correctly. मतलब क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या करेंगे, हम ना सिर्फ एक टाइम ही वो जो पॉपुलेशन है, जो सिलेक्टेड है पीपल, उनका सिर्फ हम एक ही बार एग्जामिनेशन करेंगे और हम उनका रिजल्ट बताएंगे. और लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़ में क्या होता है कि रिपीटेड ऑन द सेम पॉपुलेशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय मीन्स ऑफ फॉलो अप एग्जामिनेशन. लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में क्या होता है, बार बार वो लोगों का एग्जामिनेशन किया जाता है, फॉलो अप लिया जाता है. अब क्रॉस सेक्शनल यूजुअली क्या करते हैं, क्रोनिक डिजीज में किया जाता है. क्रॉस सेक्शन में सिंगल एग्जामिनेशन, लॉन्जिट्यूड में बार बार फॉलोअप. इतना सिंपल है, इतना याद रख दो. अब लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज आर यूजफुल टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड देयर फर्दर आउटकम, आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज एंड फाइंडिंग आउट द इंसिडेंस रेट. जो बार बार हमें कॉज दिख रहा है कि हाँ ये, देन वी कैन फाइंड दैट या दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज. नेचुरल हिस्ट्री की ये पहले स्टेज में कैसे दूसरे स्टेज तक पहुंच रहा है, दूसरे से कैसे तीसरे स्टेज में पहुंच रहा है डिजीज, वो हमें पता चलेगा. एंड finding out excuse me and finding out the incidence rate of the disease, finding out the incident rate of the new cases of the disease in the community. Usually ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, if you write till longitudinal studies is enough. बट अगर आपको नॉलेज के लिए इतना लिखा है. सो लॉन्जिट्यूडनल मेजरमेंट ऑफ डिजीज इन टर्म्स ऑफ मॉर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी. मॉर्बिडिटी में भी 2 एस्पेक्ट आ गए, इंसिडेंस और प्रीवैलेंस. इंसिडेंस मतलब जो है सिर्फ नए केसेस, ओनली न्यू. प्रीवैलेंस मतलब नए प्लस पुराने केसेस. इंसिडेंस में क्या है, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज, और प्रीवैलेंस में आया क्रॉस सेक्शनल. मेजरमेंट ऑफ डिजीज तो हो गया. अब हम उसे करेंगे कंपेरिजन विथ नोन इंडाइसेस. बाय मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन एंड सब ग्रुप्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन इट इज़ पॉसिबल टू अराइव एट द डिजीज इटियोलॉजी. हमें क्या मिलेगी, डिजीज. हम कंपेयर करेंगे कि ये लोगों में ये फैक्टर था और ये लोगों में ये फैक्टर नहीं था, इसलिए इनको ये डिजीज हुआ. सो वी कैन गेट द
etiology, comparison with known indices. अब आ गए हम लास्ट में formulation of hypothesis. By studying the distribution of disease, utilizing the techniques of description, it is often possible to formulate the hypothesis relating to the etiology. We are forming a hypothesis. Hypothesis मतलब ये reason हो सकता है, इट इज नॉट कि यही रीजन होगा. हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन, दैट इज द एंड रिजल्ट अराइव्ड एट द ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन. हमें ये ऑब्जर्व होगा कि इनमें ये जो ए बी फैक्टर है ये इटियोलॉजी है और ये इसका कॉज हो सकता है इस पर्टिकुलर डिजीज का. दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. आपको एंड करना पड़ेगा यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं. डिस्क्रिप्टिव में मुझे सिर्फ यूजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी मिला था. सो now use of descriptive epidemiology regarding the magnitude of disease load and the types of disease. कितना disease load है, कितने disease है and the type, कितने types है उस disease के. Disease problem in the community in terms of morbidity and mortality rates and ratio. To provide the disease etiology, clue to device. clue मिल रहा है हमें प्रॉपर पक्का रिजल्ट नहीं मिला, हमें सिर्फ क्लू मिल रहा है कि ये डिजीज की इटियोलॉजी हो सकती है. टू प्रोवाइड बैकग्राउंड डाटा फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएटिंग, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव. हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कि ये कॉज हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमें आगे के प्रोग्राम्स प्लान करने हैं, उसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर देनी होगी आगे पेशेंट्स को. दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिसर्च बाय डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन इन डिजीज अकरेंस बाय टाइम, प्लेस और पर्सन, और ये रिसर्च के लिए भी हेल्प करती है. सो दिस वाज द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. क्विक रिवीजन लेंगे. इसमें हमने क्या देखा, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जब भी डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आए तो तब हमें पता होना चाहिए टाइम, प्लेस, पर्सन. ये 3 चीज़ें तुरंत हमें याद आनी चाहिए. देन द क्या, वेयर, व्हेन, वेयर एंड हु इज गेटिंग द डिजीज. अब इसकी जब प्रोसीजर्स आएगी तो इसके स्टेप्स में पहला है हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, फिर हम डिजीज़ को डिफाइन करेंगे, हम डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम मेजर करेंगे डिजीज़ को और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे नोन इंडाइसेस के साथ और फिर हम उसका एक इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस बनाएंगे. सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.